नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 में मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में। तो यहाँ हम गणित का जादू टॉपिक के तहत 20 प्रश्न हल करेंगे और ये जो 20 के 20 प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपके आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको लगता है कि मैथ हमें बिल्कुल नहीं आती है और मैथ में हमारे नंबर कम रह जाते हैं। और जो बहुत सारे विद्वान लोग हैं मैथ के, वो इस वीडियो को ना देखें, उनको यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिनको लगता है कि हमारी मैथ कमज़ोर है वो यहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर देखें और गारंटी मैं देता हूँ आपको कि ज़रूर यहाँ आपको ये पसंद आएगा और आप इन प्रश्नों को हल भी करेंगे और कमेंट्स में भी आप डालेंगे कि हाँ ये इस सवाल का आंसर ये था और मैंने इतने क्वेश्चन किए और मेरे इतने नंबर आए, तो ये भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 में आने वाले महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों की। तो पहला हमारा प्रश्न है, यदि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 5 है, इस संख्या में 9 घटाने पर इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या बताएं। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको लगा के बताना है। लगा के बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए इसको लगाने का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। क्या फार्मूला होगा, अगर यहाँ पर कह रहा है घटाने के लिए, ठीक, तो फार्मूला, और अगर यहाँ पर कह रहा है जोड़ने पर तो फार्मूला, दोनों अलग अलग फार्मूले होंगे। यहाँ पर जैसे कह रहा है कि संख्या में 9 घटाने पर, तो घटाने पे हमें क्या करना है, इसका फार्मूला है 11x प्लस y। पर याद रखिए इसको आप ऐसे मत करना कि 11 अलग करके और ब्रैकेट में कर दें। इस तरीके का आप ब्रैकेट में, आपको ऐसा नहीं करना, ये ब्रैकेट में नहीं है, इस बात को याद रखिए। 11x प्लस वाई बटे 2 ये कब होगा, जब घटाने की बात की जाएगी। और इसी में जब कह दे कि 9 जोड़ने पर, इस तरीके का सवाल आ जाए तो इसी पे आपको उल्टा इसका कर देना है। जब घटाने के लिए कहे तब जोड़ना है और जब जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना है। 11x माइनस वाई बटा 2 ये कर देना है। चूँकि हमारे सवाल में कह रहा है कि 9 घटाने पर, तो हमें क्या करना है, इस वाले फार्मूले को यूज़ करना है। तो देखिए अंकों का योगफल, यहाँ पर ये योगफल का x योगफल को दिखा रहा है और ये जो घटाई जा रही संख्या वो y को दिखा रहा है, ठीक है। तो 11 गुणे 5, 11 गुणे 5 धन y बटा 2, तो 11 25 55 हो गया। y की जगह पर क्या रहेगा, 9 रहेगा, तो 55 प्लस 9 बटा 2, तो 9 5 14 64 आता है दोस्तों। 64 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको बी नंबर 32। अब आपको इसमें खुद देख सकते हैं कि संख्या के अंकों का योगफल 5 है ना, है तो सभी का, लेकिन इसमें देखिए 3 2 5 हो गया। इस संख्या में 9 घटाने पर, अगर इसमें से आप 9 घटा देंगे, 32 में से अगर आप 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा दोस्तों, है ना, अंक पलट जाते हैं इस तरीके से। तो संख्या क्या होगी आपकी, 32 होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी में से अगर सवाल ये कहता है आपसे कि जोड़ने पर, तो फिर सवाल में आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, 11x माइनस वाई बटा 2, याद रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का अंतर 5 है, इसमें 45 घटाने पर संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है, तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 16, 27, 38, 72। दोस्तों हूबहू आपको ये सवाल वैसे ही लग रहा है, बट इस सवाल में वो ट्रिक काम नहीं करेगी, चूँकि यहाँ पर अंतर की बात की जा रही है, उस सवाल में योगफल की बात की जा रही थी, योगफल की बात की जा रही थी, ठीक है। उस सवाल में यहाँ पर योगफल था और यहाँ पर संख्या घटाई और बढ़ाई जा रही थी, तब वो ट्रिक लगेगी। इसको हम देखिए विकल्प से कितना अच्छे तरीके से हल कर लेंगे, आपको किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का अंतर 5 है। देखिए इसमें अंकों का अंतर, तो देखिए 6 में 1 जाएगा 5 है, 7 में 2 जाएगा 5 है, 8 में 3 जाएगा 5 है, 7 में 2 जाएगा 5 है, तो अंतर सब में 5 आ रहा है। अब आपको देखना है 45 घटाने पर संख्या के अंकों का क्रम बदल जाता है। 16 पे दोस्तों 45 घटाएंगे, घटेगा नहीं। 27 में 45 घटाएंगे, घटेगा नहीं। 38 में से माइनस में आएगा तीनों में। 72 में से अगर हम 45 को घटा देते हैं तो 72 में 45 घटा करके देखिए अंकों का क्रम पलट जाना चाहिए। तो 12 में 5 गया 7 आया और 6 में 4 गया 2, कितना आया 27। देखिए 72 के जो अंक थे वो पलट गए। इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको, इस तरीके के सवालों को हम विकल्प से बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो वह संख्या का 6 गुना हो जाता है।
मूल संख्या क्या है। यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो वह संख्या का 6 गुना हो जाता है। मूल संख्या क्या होगी, तो इसको ज़्यादातर लोग हम लोग यक्स मान के ही लगाते हैं। यक्स मान के कैसे लगाएंगे, जैसे लिखा है यदि किसी संख्या में यक्स जोड़ा जाता है तो हम संख्या मानते हैं कि यक्स है, फिर उसमें से हम 25 जोड़ते हैं, फिर कहते हैं ये उसका 6 गुना हो जाएगा, है ना। अब हम इस यक्स की वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो 6x माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 25, है ना। फिर उसके बाद 5x बराबर आपका 25 आएगा और फिर यक्स बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 25/5 आएगा, 5 को भाग दे देंगे, कितना आंसर आएगा 5। तो इतना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको यक्स मानने पर। लेकिन इसके ट्रिक से इसको कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो इसका फार्मूला है दोस्तों यक्स, इसका फार्मूला है, इस सवाल का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इस सवाल का फार्मूला है x बटे y माइनस 1। बस x क्या है, वो संख्या है, और यहाँ जो गुना है ये गुने की बात की जा रही है नीचे। तो संख्या कितनी है आपकी 25 और कितना गुना हो जा रहा है 6, तो इसमें से 1 आपको घटा देना है, ठीक है। तो 25, 6 में 1 गया 5 आया, तो 25/5 सीधा आ गया, काट दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया 5। तो ये सीधा आंसर यहाँ से आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इस ट्रिक को इस्तेमाल करके हम सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 1 है। देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ, तो छोटी संख्या व बड़ी संख्याएं बताएं। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग, अब इसको हम बेसिक से लगाएंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या करेंगे 25 करेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे x माइनस वाई बराबर क्या करेंगे 1 करेंगे। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे और फिर x और y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। इसकी भी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक कैसे बता रहे हैं, देखिए इसको कैसे लगाना है। इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको लगाना है। जैसे बड़ी संख्या, कभी कभी पूछ लेता है कि बड़ी संख्या केवल पूछेगा, कभी पूछ लेगा कि छोटी संख्या केवल बताइए। यहाँ पर दोनों संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब आपसे बड़ी संख्या पूछा जाए, कौन सी बड़ी संख्या अगर पूछा जा रहा है, तो बड़ी संख्या के लिए फार्मूला आप क्या लगाएंगे x प्लस वाई बटा 2। अगर हम छोटी संख्या पूछी जा रही है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए फार्मूला क्या होगा, इसी का जस्ट विपरीत होगा, x माइनस वाई बटा 2, ठीक है। तो दोनों संख्याएं पूछी जा रही हैं, दोनों संख्याओं का मान रख के देख लेते हैं। तो x का आपका 25 हो गया प्लस y आपका 1 हो गया, अंतर बटे 2 करेंगे तो 26 आएगा, 26 में 2 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो आपका 24 आएगा, 24 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 12 आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है 13 और छोटी संख्या कौन सी है 12। तो दोनों यहाँ पर देखिए मिल गए। ऑप्शन कौन सा आपका दिखाई दे रहा है बी नंबर, 13 और 12। तो इस तरीके से इसको हम ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। बड़ी संख्या के लिए x प्लस वाई 2 और छोटी संख्या के लिए x माइनस वाई बाई 2। इस तरीके से इस सवाल को हम आसानी से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 40 से 5% कम है तो 40 30 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बड़ा इसको सवाल में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, 30 40 40 30 इस तरीके से बार बार पढ़ने में, तो आप कंफ्यूज मत होइए। इसका एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, एक इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला ये है कि जो प्रतिशत ऊपर दिया है उसको यक्ष यहाँ पर मानते हैं, और उसके बाद नीचे क्या करते हैं 100, और यही आपका प्रतिशत जो है उसको घटा करके 100 का गुणा कर देते हैं। ये ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। कैसे, देखिए आपका यहाँ पर 5 दिया गया है, 5/100 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 95 गुणा 100, है ना। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 9 45, कुल मिला के आया कितना, कुल मिला के आया 100/19। अब भाग दे देंगे कितना आएगा, देखिए भाग दे देंगे तो 19 पचे 95, तो 5 सही 5/19 यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगा देंगे आसानी से। दोबारा फिर बता दे रहे हैं, इसका फार्मूला ये है कि जो आपका प्रतिशत दिया गया है, ये जो प्रतिशत दिया गया है ये आपका यक्ष है, ठीक है, यक्ष, और नीचे आपका क्या होगा कि 100 माइनस यक्ष, यही प्रतिशत को घटा देना है, गुणा 100 का कर देना है। ऊपर आपका 5 है, नीचे आपका 100 माइनस यक्ष करेंगे तो यहाँ पर आपका 95 हो जाएगा, और गुणा आपका ये 100 है। 5 का भाग दे देंगे 19 बार जाएगा, 19 का भाग 100 में देंगे तो आंसर आएगा आपका 5 सही 5/19%। तो ए नंबर ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है कि कितना प्रतिशत अधिक है, इसी में से प्रश्न पूछ लेता है कि कितना प्रतिशत कम है। सेम टू सेम सवाल वही है, बट इसमें जो कम और ज़्यादा की बात है उसको यहाँ पर उलट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको भी वैसा ही करना है, आपको भी यहाँ पर उलट देना है। क्या उलटना है देखते हैं, इसको आपको कैसे पलटना है। जैसा वहाँ पर दिया गया था तो वहाँ पर क्या था, घटाया जा रहा था, है ना। यहाँ पर इस वाले सवाल में क्या था, इस वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे कि यक्स
अपान 100 माइनस यक्स कर रहे थे, ठीक। जब क्या कहा जा रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, या यहाँ से आप लेते हैं, देखिए 5% कम की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर कम कर रहे हैं, ठीक। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में 20% अधिक की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो प्रतिशत जो है ऊपर रखा और 100 प्लस यक्स किया और गुणे फिर हमने क्या किया, 100 कर दिया। तो 20 ऊपर आपका रहेगा, ठीक। 20 आपका यहाँ पर ऊपर रहेगा और नीचे आपका 120 हो जाएगा, है ना, गुणा 100 करेंगे। अब काट दीजिए, 0 0 2 छक्का 12, तो 100/6 आ गया। इसको और हल करेंगे तो 50 बटा आपका 3 आ जाएगा, और 50/3 में जब भाग देंगे तो 3 कन्ने 3, तिछंग 18, 16 सही 2/3% आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, 16 सही 2/3% इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 1100 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 1100 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप इसको लगा के दिखाइए कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा। बहुत ही आसानी से इसको लगाना है, इसको बड़े आसानी से लगाना है। इसका फार्मूला दोस्तों लगाना है x + y/2। इसमें क्या करेंगे, 900 को 1100 के साथ जोड़ देंगे और बटे 2 का भाग दे देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 2000 और नीचे कितना आ जाएगा, था आपका 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। आपका किस ऑप्शन में 1000 दिया गया है, आपका सी नंबर ऑप्शन पे 1000 दिया गया है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 होगा। इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगला सवाल है, बहुत पूछा जाता है ये, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताएं। इसमें आपको बहुत ही आसानी से निकालना है, दोनों वस्तुओं के क्रय और विक्रय का अंतर निकाल लेंगे। अंतर यहाँ पर हम रखेंगे, उसके पश्चात क्या करना है, उसके पश्चात आपको जो विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य वो यहाँ पर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य जितना दिया गया है, विक्रय मूल्य की जहाँ पर बात की जा रही वो, और इसके बाद प्रतिशत के लिए हमको 100 का गुणा कर देना है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात खरीदी ज़्यादा जा रही, बेची कम जा रही हैं। स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर लाभ होगा। कभी कभी आपसे ये उल्टा पूछ लेगा, यहाँ पर आपका क्या करेगा कि क्रय की जो वस्तुएँ हैं वो कम होंगी और विक्रय की वस्तुएं, क्योंकि वस्तुओं में बात हो रही है ना कि रुपए में बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर आपका ये सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा, है ना। तब क्या होगा, हानि आएगी। यहाँ पर अगर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ विक्रय मूल्य वाली संख्या देखिए कम है, हम खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं, तो हमको फ़ायदा होगा ना। और कितने का फ़ायदा होगा, 3 वस्तुओं का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर 3 बटे हम क्या निकालेंगे, 3 बटे विक्रय मूल्य कितना दिया है 5 और गुणे कर देंगे 100, है ना। तो 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 20 60, तो 20 त्रिका 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यदि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसको लगाने में बड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, दर बराबर कितना इसका फार्मूला लगेगा, दर बराबर जितना आपका गुना दिया गया है ना, गुना में से 1 घटा करके हम क्या करेंगे, समय नीचे जो है समय का भाग दे देंगे, ठीक है, और गुणा 100, चूँकि गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत में निकालने के लिए। तो अब देखिए, चूंकि दर यहाँ पर दी गई है, अब इसी में से फार्मूला कई बार पूछ लेता है कि समय क्या होगा। तो समय में क्या होगा कि यहाँ पर समय आ जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पे आपका दर रख दी जाएगी। तो चलिए इस ट्रिक में रखते हैं, गुना कितना दिया हुआ है 3, तो 3 - 1 बटा समय कितना दिया है 5 गुणा 100, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे, ऊपर कितना आएगा 2/2 आ जाएगा, नीचे 5 गुणा 100 हैं। तो अब इसको काट दीजिए, 5 दूना 100 तो 20 दूना 40, कितना आ जाएगा 40%। तो 40% कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात वार्षिक दर कितनी होगी 40% होगी। अब देखिए इसी में ये सवाल आप लगाइए, मैंने अभी बताया है, आप लगा के दिखाइए, इसकी ट्रिक मैंने बताई है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में, यहाँ पर आपसे कितने वर्षों में अर्थात समय पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था कि समय के लिए उसी फार्मूले को पलट देते हैं। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर आपका हो जाएगा
ऊपर जो आपका गुना दिया गया था, तो गुना में गुणा में एक घटा करके हम क्या करेंगे, नीचे आपका जो दर दिया गया है वो दर रख देंगे और इसके बाद यहाँ पर आप 100 का गुणा कर देंगे, है ना, यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पर गुणा रख करके 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा कितना है, 5, 5 में 1 गया, दर कितनी है, दर नीचे आ गया और गुणा क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। तो 4/10 गुणा 100। अब इसको भाग दे देंगे, 0 कट जाएगा, 10 चौको 40। तो ये कितना आया, 40 वर्ष, है ना, 40 वर्ष किस विकल्प पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा, सिर्फ फार्मूला बदल गया है, समय पूछा जा रहा है, वहाँ पर दर पूछी जा रही थी। फार्मूला सेम वही है, बस उसमें क्या है कि अब समय बराबर निकालना था, उसमें दर निकालना था बस। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यदि कोई वर्ष 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ये भी बड़ा लेंदी सवाल है, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। T2 बराबर N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू T1 इसमें आपको रख देना है। T2 आपको निकालना है ना, T2 मतलब दूसरा समय जो दोबारा पूछा जा रहा है। N1 का मतलब है कि N2 का मतलब है दूसरा वाला जो गुना दिया गया है, N1 का मतलब है पहला वाला जो गुना दिया गया है ना। तो दूसरा वाला गुना कितना दिया गया है आपका, 3 गुना। तो 3 ऋण 1 बटा पहला वाला गुना कितना है, 2 माइनस 1 और इसके बाद फिर आपका T1 कितना दिया है, अर्थात पहले वाला समय 5 वर्ष, यहाँ पर 5 दिया गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो 3 में 1 गया, कितना आया 2, नीचे आपका 2 में 1 गया, 1 बचा और ऊपर गुणे में आपका 5 बचा। 5 का गुणा 2 के साथ हो गया तो कितना आया, 10 वर्षों में। अर्थात कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 3 कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये जो ट्रिक है आपकी, ये वाली ट्रिक आप इसको नोट कर सकते हैं। T2 बराबर N2 माइनस 1 बाई N माइनस 1 इंटू T1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। सवाल देखने में सेम वही लग रहा है लेकिन ये अलग है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन इनको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको लगा दूंगा। देखिए कैसे लगाते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, कितना, 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, ठीक। यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपका वर्ष आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ष जो है कह रहा है 8 गुनी हो जाएगी और यहाँ कितने वर्षों में, ठीक। तो देखिए 2 का घात आपका 8 है ना, 2 का घात 3 अगर करेंगे तो 8 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम ये जो घात आ रही है यहाँ पर जो 2 पे घात आ रही है 3 की, इसका हम 15 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक। तो 15 तियाँ 45, अर्थात 45 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। दोबारा फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए 15 वर्षों में 2 गुना, ठीक, तो 8 गुना कितने वर्षों में, ये निकालना है। अब आपको देखना है कि ये कैसे बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है। एक घन में बढ़ रहा है, अर्थात 2 का क्यूब यहाँ पे आएगा। तो आपका ये जो 2 का क्यूब आ रहा है, अर्थात कि 3 जो आ रहा है, इसमें 15 का गुणा कर देना है, बस आपका आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लगाते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल है, यदि समान लंबाई की 2 ट्रेनें किसी खंभे को पार करने में भी 4 सेकंड व 5 सेकंड का समय लेती हैं, यदि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हों तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, ये सवाल चलिए लगा के दिखाइए। चलिए लगाइए, इसको कैसे लगाते हैं। देखिए इसका भी फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है 2, इसके बाद ब्रैकेट में आपका T1 इंटू T2 इसके बाद बटे T2 माइनस T1, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूला में इसको रख के देख लीजिए, आ जाएगा। देखिए T1 क्या है आपका, समय 2 बार दिया गया है ना, 4 सेकंड 5 सेकंड, तो इसका आपको गुणा कर देना है ना, 4 गुणे 5, और नीचे क्या है आपका 5 में से 4 घटा देना है, तो 5 माइनस 1, और ये आपका क्या रहेगा, ऊपर आपका 2 है ना। तो 5 चौको 20, नीचे तो 1 हो रह जाएगा आपका,
क्योंकि 5 - 4 हो रहा है, ये 5 को 20 हो जाएगा और 20 गुणा 2 में करेंगे तो 40 आ जाएगा, बाकी तो कुछ बचा नहीं। तो 40 चूँकि सेकंड में दिया गया है तो सेकंड में ही आएगा। 40 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। इसी पे दोस्तों अगर आपसे कह दे, इसी पे कह दे कि विपरीत दिशा में जा रही हैं, अगर ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो फार्मूला में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर होगा T1 × T2, T1 × T2 बटे T1 + T2, ये फार्मूला हो जाएगा। नोट करते जाइए आप फार्मूले को। इस पे से अगर विपरीत दिशा में की बात की जा रही है, इस फार्मूले में रख देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। अगला सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 330 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर यक्ष मानते हैं, है ना, यक्ष मानते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या मानेंगे, यक्ष मानते हुए फिर हम क्या करते हैं, बराबर 330 करके फिर इसके बाद इस सवाल को हल करते हैं। आपको यक्ष नहीं मानना है, आपको ऐसे लगाएंगे, आप 330 जो योग दिया गया है, इस 330 में जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5 × 30, 5 × 30 कट गया ना। अब 5 संख्याएं हैं और सम है, तो अब 5 संख्या निकली है, ये तो मध्य का निकलेगी, ये आपका बीच की संख्या है, याद रखिए बीच की संख्या हमने निकाली है। अब इसके आगे 2 अंक बढ़ेंगे तो आपका 68 आएगा और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 70 आएगा। इसके पीछे जाएंगे यहाँ पर तो आपका 64 आएगा और इसके और पीछे जाएंगे तो आपका 62 जाएगा। पूरी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये पूरी संख्या हो गई। पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप देख रहे हो कि 62 64 66 68 70, 70 सबसे बड़ी संख्या है तो आपका 70 आंसर होगा। अगर पूछ लेता सबसे छोटी संख्या तो फिर आपका 62 होता। मध्य की संख्या तो 66 है ही आपकी। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी, 70, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसको बड़ी सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए है, वर्गों में आ गया। वर्गों में 5 क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग 360 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें भी आपको बस वही ट्रिक लगानी है। आपको करना क्या है कि 360 में से आपको 5 का भाग देना है। तो 5 × 7 = 35, 5 दूना 10, 72 आया। अब 72 के पास की कोई ऐसी संख्या निकालिए जिसका वर्गमूल लिया जा सकता है, कोई जिसका ऐसी संख्या वर्ग जो संख्या हो। तो दोस्तों इसके पास में एक तो आपका आगे जाएंगे तो 81 होगी और पीछे जाएंगे तो 64 होगी। 64 इसके ज़्यादा नज़दीक है और हमें नज़दीक वाली लेना है ना। तो अब हमने क्या लिया, 64। अब 64 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। बस आ गया आंसर। अब इसको क्या करेंगे, 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात की जा रही है तो सम 8 है तो इसके बाद सम आगे क्या आएगा, 10, इसके आगे सम क्या आएगा, 12, इसके इधर पीछे क्या आएगा आपका 6 आएगा और इधर आपका 4 आएगा। तो 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, 12। सबसे छोटी संख्या आपकी 4 है, तो यहाँ पर पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इस यहाँ सही हो जाएगा। बड़ी संख्या आपका 12 है। अगला सवाल दोस्तों घनों में आ गया। अब घनों में कैसे लगाएंगे, तो वही बस वैसे ही लगाना है। आपको करना क्या है, 216 बटे 3 का भाग देंगे तो 3 × 7 = 21, 3 दूना 6। अब 72 के पास में कोई ऐसी संख्या निकालिए जो कि घन हो, वो घन हो, तो वो भी आपकी कौन सी होगी, जब वर्ग की नज़दीक थी वही थी तो घन की भी आपकी देखिए 64 आई। 64 का जब घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, कितना आएगा 4। अब 3 क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है तो क्रमागत हैं तो 4 के बाद एक 5 आएगी, उसके पहले आपकी क्या आएगी, 3 आएगी, है ना, चूँकि बीच की संख्या होती है। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें 5 है और 5 विकल्प में बी नंबर पे दिया गया है तो इस तरीके से बी नंबर सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों कैसे लग रहे हैं सवाल आपको, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, शायद आपको आ गए होंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अक्सर आपका ये प्रश्न जो है वो आयोग की परीक्षाओं में, चाहे वो आपका यूपी SSSC हो या आपका SSC हो या आपका UPPCS हो या आपका जो आपकी समीक्षा अधिकारी वैकेंसी है, वहाँ पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसको आपको लगाना है। देखने में तो बहुत ही जटिल लगता है लेकिन इसको कैसे लगाना है, चलिए इसको लगाते हैं। एक बंदर किसी फिसलनदार 12 मीटर ऊंचे खंभे में चढ़ना चाहता है। वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट आधा मीटर फिसल जाता है। वह खंभे की चोटी पर कितने मिनट में चढ़ जाएगा। तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है, सवाल को अगर नहीं हमें पता है ट्रिक इसकी तो बड़ा समस्या पर इसको लगती है लगाने में। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर पहले निकालते हैं, 12 मीटर का तो आपका खंभा है ऊँचा पूरा, ठीक, 12 मीटर का खंभा है। कह क्या रहा है कि वह 1 मिनट में कितना चढ़ जा रहा है, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ जाता है, 1 मीटर
चढ़ जाता है, फिर अगले मिनट वो आधा नीचे आ जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, कुल मिलाकर ये हुआ कि 2 मिनट में सिर्फ कितना चढ़ा, आधा मीटर ही चढ़ पाया। 2 मिनट में कितना चढ़ा, आधा मीटर चढ़ पाया। एक बात आप दोस्तों याद रखिए कि जब वो यहाँ पहुँच जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर के 11 मिनट के बाद जब ऊपर चढ़ेगा तो दोबारा वापस टॉप पे जाएगा, तो दोबारा वापस नहीं आएगा। इस बात को याद रखिए। जब वो 11 मीटर जब चढ़ जाएगा तो वो फिर जब ऊपर एक बार में जाएगा अगले मिनट में, तो फिर वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, बस यहाँ से सवाल आपका हल हो गया। अब ये चाल कितनी, ये चाल कुल मिला के निकल आई। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो 1/2 को दशमलव और 5 मान लें, ठीक है, और नीचे 2 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब यहाँ पर ये 11 मीटर जो चढ़ा हुआ है, इसी 11 मीटर में हम 0.5/2 का भाग दे देते हैं, या 1/2 का भाग दे देते हैं, चाहे वैसे करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर 11 भाग देंगे हम 0.5/2 का। और जब भाग का मतलब इस तरीके से होता है कि पलट जाते हैं अंक, तो आप पलट जाएंगे अंक तो क्या होगा, 11 × 2/0.5 ये आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 चौको 20 और 11 चौको 44। तो इस तरीके से ये 44 आपका मिनट आ गया। लेकिन अभी अगले मिनट, ये 11 मीटर चढ़ा था ना, अगले मिनट फिर जब चढ़ेगा तो 12 तक पहुँचेगा। तो 44 में से 1 मिनट और जोड़ देंगे, इस तरीके से 45 मिनट में वो 12 मीटर खंभे पे चढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है। एक बार दोबारा फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 12 मीटर का एक खंभा है आपका, ठीक है, 12 मीटर का एक खंभा है। याद रखिए कि 1 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ता है, ठीक है, अगले मिनट आधा मीटर उतर जाता है। तो 1 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ा, अगले मिनट में कह रहा है फिर वो आधा उतर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट में वो सिर्फ कितना चढ़ा है, 1/2 मीटर ही चढ़ा है। एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि 11 मीटर चढ़ने के बाद वो नीचे फिसल के नहीं आएगा, क्योंकि टॉप पे चला गया ना, अब वो नीचे फिसल के नहीं आएगा। अब ये जो आपका आया 2 मिनट में आधा मीटर, तो इसको चाल अगर बना लेते हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो 1/2 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि 11 में से भाग देना है इसका, है ना, 11 में से इसका भाग देना है। तो जब इस भाग देना है तो ये संख्या पलट जाएंगी, हो जाएगा 11 × 4/1 और 11 चौको 44 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 44 यहाँ पर, यहाँ तक चढ़ा है वो, ठीक है, यहाँ तक 11 मिनट की बात की जा रही है, 11 मीटर तक, हाँ 11 मीटर तक चढ़ा है 44 मिनट में, 11 मीटर तक चढ़ा है वो 44 मीटर में। और अगले मिनट वो चढ़ेगा, अर्थात 45 मिनट में वो पूरा 12 मीटर चढ़ जाएगा, फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों हो सकता है, मुझे अंदाज़ा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 45 मिनट। इस तरीके का एक सवाल और दिया गया है, नीचे आप इसको लगाइए। 80 मीटर ऊँचे खंभे पर एक बंदर चढ़ना चाहता है। पहले मिनट में वह 5 मीटर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, बंदर कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर होगा। यहाँ पर दोस्तों इसके विकल्प नहीं दिए गए हैं, मैं आपको विकल्प तुरंत दिए दे रहा हूँ, मैं तुरंत आपको विकल्प दिए दे रहा हूँ। चलिए देखिए, एक तो आपका होगा कितने मिनट में, तो एक 45 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, जब हम बी ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका 50 मिनट हो गया, ठीक, और एक आपका 51 मिनट है और एक आपका 52 मिनट है। चलिए अब आपको देखिए ऑप्शन आप नोट कर सकते हैं, 45 मिनट, 50 मिनट, 51 मिनट, 52 मिनट। कह रहा है कि 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर चढ़ना चाहता है। तो ये एक आपका खंभा है, कितने मीटर का है, 80 मीटर का है। अब कह रहा है पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अर्थात पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ा। फिर कह रहा है कि तो दूसरे मिनट वो 2 मीटर फिसल जाता है, अर्थात दूसरे मिनट में फिर क्या होगा कि वो 2 मीटर फिसल गया, है ना। तो कितना बचा, 3। कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट में 2 मीटर फिसलता है, ठीक है, तो 3/2 मिनट में वो सिर्फ 3 मीटर चढ़ पाया। तो चाल इसकी निकल के क्या आई, चाल इसकी निकल के आई 3/2 मीटर प्रति, तो 3/2 इसकी चाल निकल के आई। अब आपको पता है कि पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता था, अर्थात वो 75
मीटर तो चढ़ जाएगा, उसके बाद 75 मीटर चढ़ जाएगा और उसके बाद जो अगले मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा तो दोबारा उतरेगा नहीं। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको ना? 75 मीटर तो चढ़ जाएगा, फिर अगले मिनट 1 मिनट में वो 80 में जाएगा तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 75 में हम क्या करेंगे, 3/2 का भाग दे देंगे। 3/2 का भाग दे देंगे तो भाग देने पर क्या होगा, अंक पलट जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 × 2/3। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 3 है, कितना है, 3। अब 3 से भाग 75 में देंगे तो 25 बार जाएगा और 25 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों आपका 50। ठीक है, ये 50 आया। ठीक, 50 तो आया, लेकिन ये 1 मिनट और ऊपर आपका 80 तक जाने में लगेगा तो कितना हो गया, 51। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका देख रहे हैं सी यहाँ पर दिया गया है 51, इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की संख्या कुल 200 है तथा उनके पैरों की संख्या 580 है तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 90, बी 110, सी 121, डी 130। इसको कैसे लगाना है, देखिए आपको करना क्या है कि जो पैरों की संख्या दी गई है 580, इसमें से आप 2 का भाग दे दीजिए। 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, 290 आया। इसमें से अब क्या करेंगे, सिरों की जो संख्या है उस सिरों की संख्या को यहाँ पर हम घटा देंगे। तो सिरों की संख्या को घटा देंगे तो जो आया वो क्या है, 4 पैरों वाला आ गया। जो आया वो 4 पैरों वालों की संख्या, तो 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है, 90। 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है, 90, और कुल सिर कितने हैं, 200। तो अब हमको कबूतरों की संख्या निकालनी है जो 2 पैरों वाली है। तो बस सिंपल सी बात है कि 200 में से अगर हम 4 पैरों वालों को घटा देंगे तो 2 पैरों वाले निकल आएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 110, है ना। तो 110 2 पैरों वाले, अर्थात कबूतरों की संख्या कितनी है, 110। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। इसी तरीके के एक सवाल और दिया गया है, इसको आप हल करिए फटाक से। इसको कैसे हल करेंगे, 64 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4, 32 आया। सिरों की संख्या घटा देंगे, इसमें 22 इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। ये 4 पैरों वाले आ गए, 10 जो है आपके 4 पैरों वाले आ गए। पूछ रहा है बतखों की संख्या क्या होगी, तो बतखों के कितने होते हैं, बतखों के 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 पैरों वाली संख्या है। अब टोटल सिर कितने हैं, 22। तो अब 22 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचा, 12। तो 12 आपके क्या हैं, 2 पैर वाले जानवर। 12 2 पैर वाले जानवर हैं, चाहे आप करके देख लो। 12 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 24 पैर आएंगे। ठीक है, और इसके बाद 10 × 4 करेंगे क्योंकि 4 पैरों वाले हैं तो 40 आएंगे, और 40 में से 24 जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा, 64 पैरों की संख्या, है ना, आ गया ना। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है बतखों की संख्या, तो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 12। तो ये दोस्तों कुछ 20 क्वेश्चन हमने लिए थे। इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और आप कमेंट्स करेंगे तो इस तरीके से आपको कई वीडियो में आपको उपलब्ध करवा सकता हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।